सो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है? रैंक को रिलेशन कोएफिशिएंट। ये अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है। और बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है। आप लोग जब करोगे आप लोग बोलेगे ये कर रहे हैं हम लोग को। तो एक फॉर्मूला है इसका। पहले फॉर्मूला लिख लो। R इज इक्वल टू 1 - 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। एन का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। और डी का मतलब होता है डिफरेंस इन रैंक। डिफरेंस इन रैंक। ठीक है। डी इज व्हाट? डिफरेंस इन रैंक। और एन हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो देखो, दो सिनेरियो आपके सामने क्रिएट होगा अभी। जज ए, जज बी। ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है ना कि एक कंपटीशन है। ठीक है। उसमें दो जजेस बैठा हुआ है। और जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनको ये लोग रैंक डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। उन लोग को एक रैंकिंग ये लोग दे रहा है। ठीक है। तो जज ए दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 इस प्रकार। और जज बी जो है वो दिया 2, 3, 6, 4, 1, 5 इस प्रकार। अब यहां पे देखो, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है ना, ये क्वेश्चन में तुम लोगों को मेहनत करने की कुछ जरूरत है ही नहीं। मतलब रैंक्स पहले से ही दे दिया। समझ में आ रहा? नहीं तो कुछ कुछ जगह पे क्या रैंक भी आपको डिफाइन करना पड़ता है। अब इस जगह पे क्या है, रैंक पहले से ही दे दिया। जब रैंक पहले से दे दिया तो आपको किसी प्रकार का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जैसे कि इसको मान लो रैंक ऑफ ए, इसको मान लो रैंक ऑफ बी। ठीक है। तो आप एक काम करो, एक डिफरेंस इन रैंक क्रिएट करो, रैंक ए माइनस रैंक बी। या आप रैंक बी माइनस रैंक ए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में हम आर ए माइनस आर बी लिखे, आप आर बी माइनस आर ए बी लिख दो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है। 1 - 2 करोगे -1, 3 - 3 0, 4 - 6 -2, 5 - 4 1, 6 - 1 5, 2 - 5 -3। ठीक है। डी स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, -3 का 9। इसलिए मैंने कहा कि भाई आर ए माइनस आर बी करो या आर बी माइनस आर ए करो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, बिकॉज एट दी एंड आपको डी स्क्वायर करना है। तो नेगेटिव भी अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? कितना आ रहा है? 40। ठीक है। अब एक बार फॉर्मूला पे नजर डालो। आर इज इक्वल टू, ठीक है, 1 - 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है? 40। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आपके पास? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 6 ऑब्जर्वेशन है। तो एन का वैल्यू 6। यहाँ पे 6 स्क्वायर माइनस 1। तो 1 - 6 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 6। 6 का स्क्वायर 36, 36 - 1 35। ये 6 6 गया। 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 8 टाइम्स और 5 7 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा ये? 1 - 8/7। एलसीएम लेंगे, 7 - 8 कितना होता है? -1/7। क्लियर? -1/7 को पॉइंट में लिख लो आप। कितना आएगा? इतना के बराबर आएगा। तो आर का वैल्यू इतना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इसको देख के हम लोग क्या बोलेंगे कि जज ए और जज बी के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा? नेगेटिव रिलेशन है। बिकॉज आपका जो आंसर आ रहा है वो किस पे आ रहा है? नेगेटिव पे आ रहा है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन था ये एकदम रेडीमेड था। इसमें किसी भी प्रकार का आपका मेहनत नहीं था, क्योंकि रैंक भी आपको बना के दे दिया। आपको सिर्फ एक कॉलम बनाना था, डी स्क्वायर पे वैल्यू डालना था, कैलकुलेशन करना था, दैट्स ऑल। वहीं पे आपका ये काम खत्म। ठीक है। अब एक बार मेरे को एक दो क्वेश्चन और देखने दो। एक क्वेश्चन देखो, आपका बुक का एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या दिया हुआ आपको? द रैंकिंग ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी आर एस फॉलोज। अच्छा, इसमें भी रैंकिंग आपको सीधा सीधा ही दे दिया। ऑलमोस्ट सबका रैंकिंग आपको एक साथ में दे दिया। ठीक है ना? बिना रैंक का क्वेश्चन एक तो करेंगे, रुको। एग्जाम्पल 7 देखो।
देखो हम जैसे बोला ना कि दो टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा, एक जहां पे ऑलरेडी रेडीमेड रैंक्स दिया हुआ है, तो रेडीमेड रैंक्स जहां पे दिया हुआ रहेगा वहां पे इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लेना, काम हो जाएगा। जहां पे रैंक्स दिया हुआ नहीं है उस जगह पे आप क्या करोगे, देखो जैसे कि यहाँ पे मैथ्स का मार्क्स दिया हुआ है, मैथ्स मार्क्स, और एक तरफ आपको दिया हुआ है स्टेट्स मार्क्स, स्टेट मतलब स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स। ठीक है, तो मैथ्स का मार्क्स कितना दिया हुआ है, 85, 60, 73, 40, 90। स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स कितना दिया हुआ है, 93। ठीक है, 75, 65, 50 और 80। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। मान लो एक्स सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक वाई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, रैंक ऑफ एक्स डिफाइन करेंगे, जो एक्स है उसका रैंक डिफाइन करेंगे। अब ध्यान दो इसके ऊपर, ये पूरा ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 90, तो इसको दे दो रैंक 1। ठीक है, 90 के बाद में नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 85, तो इसको दे दो रैंक 2। फिर नेक्स्ट बड़ा नंबर 73, इसको दे दिया रैंक 3। फिर 60 रैंक 4। फिर 40 रैंक 5। क्लियर। उसके बाद में रैंक ऑफ वाई, तो रैंक ऑफ वाई जब करेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 93, इसको दे दिया रैंक 1। फिर नेक्स्ट बड़ा नंबर 80, इसको दे दिया रैंक 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर 75 रैंक 3, 65 रैंक 4, 50 रैंक 5। क्लियर। अब आप क्या करोगे, डी निकालोगे, आर एक्स माइनस आर वाई करो या आर वाई माइनस आर एक्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एट दी एंड उसका डी का स्क्वायर होना है। तो 2 - 1 कितना होता है, 1। 4 - 3 1, 3 - 4 -1, 5 - 5 0, 1 - 2। क्लियर। डी का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1। समेशन करेंगे क्या आएगा, 4। कोई दिक्कत। अब r इज इक्वल टू क्या था, 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू एन स्क्वायर -1। तो 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है, 4। n का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 -1 15, तो 4 और 4 गया, तो 1 हाँ 5 ऑब्जर्वेशन है क्या, सॉरी। तब तो इधर यहाँ पे 5 हो गया। 5, 5 का 25, 24। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो 6 × 4 24, 24 गया, तो ये हो जाएगा 1 - 1/5। तो कितना हो जाएगा ये, 4/5। तो 4/5 आ गया, तो क्या बोले, 0.8। तो ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। अब आया बात समझ में कि अगर रैंक आपको डायरेक्टली डिफाइंड नहीं है, इस टाइप का सिनेरियो नंबर्स आपको दिया हुआ, तो आप रैंक डिफाइन कर सकते हो। जो सबसे बड़ा नंबर रैंक 1, उसके बाद में नेक्स्ट रैंक 2, फिर रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6। हालांकि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में एक और चीज होता है कि अगर रिपीटेटिव रैंक्स आ जाए तो क्या करेंगे, बट वो आपका कोर्स के अंदर नहीं है, आपका सिलेबस में वो नहीं है। रिपीटेटिव रैंक्स आने से उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, इसमें हल्का सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका है नहीं, तो अभी आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्लियर। सो एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, जहां पे अपन यूज करेंगे अज्यूमिंग मेथड। ठीक है, तो अज्यूमिंग मेथड के लिए पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, डेविएशन निकालना पड़ेगा। डेविएशन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बीच का कोई भी वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, 42 और 30 कंसिडर कर लो, तो डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, डी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस, इसको दे दो बी। ये हो गया बी, ये हो गया ए। क्लियर। तो 42 में से 42 गया, कितना बचेगा, 0। 38 में से 42 गया, कितना बचेगा, ये समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं। 42 में से इसको माइनस करा, फिर 38 में से 42 माइनस करा, ए इज योर 42। ठीक है ना। तो 38 में से 42 गया, कितना बचेगा, -4। फिर अगेन 42 में से 42 गया, 0। 45 में से 42 गया, 3। फिर 42 में से 42 गया, 0। 44 से गया, 2। 40 से गया, -2। फिर 4। फिर 2। फिर -2। क्लियर।
डी वाई निकालेगा तो क्या होगा, 26 में से 30 गया, 26 में से 30 गया कितना होगा, -4। फिर उसके बाद 10, 29 से 30 गया -1, 27 से 30 गया -3, 30 से 30 गया 0, 27 से 30 गया -3। फिर और 35 से 30 गया 5, फिर -5, -4, 0। क्लियर? क्या चीज? फिर आपको चाहिएगा dx² और चाहिएगा dy²। देखो ये जो चीज हम लिख रहे हैं, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, फॉर्मूला जो आपके पास है उसमें क्या क्या चीज का डिमांड है, उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा आपका कॉलम्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या था एक बार यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं। अच्छा खासा फॉर्मूला था इसका, इजी सा एकदम। ठीक है क्या था वो, r = समेशन ऑफ dx dy, ऐसा ही कुछ था, माइनस समेशन ऑफ dx इंटू समेशन ऑफ dy डिवाइडेड बाय n। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ dx का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। फिर स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ dy का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। चेक कर लो, यही था। अब देखो ये जो फॉर्मूला अपने पास है, इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज का था, समेशन ऑफ dx dy का था, समेशन ऑफ dx का स्क्वायर का था, dy का स्क्वायर का था, समेशन ऑफ dx का था, dy का था। क्लियर? अब देखो एक कॉलम मैंने किसका बनाया, dx का स्क्वायर का बना लिया, dy का स्क्वायर का बना लिया, एक और अभी भी पेंडिंग है, किसका बचा हो बताओ, dx इंटू dy। चलो अब इसका एक एक करके अपन वैल्यू लिखते हैं। dx का स्क्वायर करेंगे, 0 का 0, -4 का 16, 0, फिर 9, फिर 0, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 2 का 4, -2 का 4, खत्म। डिवाइड का करेंगे, -4 का 16, 10 का 100, -1 का 1, -3 का 9, 0 का 0, -3 का 9, 5 का -5 का -4 का 0 का 0। dx इंटू डीवाई करेंगे, ठीक है, dx इंटू डीवाई करेंगे क्या आएगा, 0 इंटू -4, 0, -4 इंटू 10 कितना होता है, -40, 0 इंटू -1, 0, -9, फिर 0, फिर -6, -10, -20, -8, फिर 0। बोलो यहां तक कहानी समझ में आ रहा है? सही लिखा है ना, ये चेक कर लो एक बार। ठीक है, अब सबका समेशन निकाल लो। समेशन ऑफ dx चाहिएगा मेरे को, समेशन ऑफ dy चाहिएगा मेरे को, समेशन ऑफ dx² चाहिएगा मेरे को, समेशन ऑफ dy² चाहिएगा मेरे को, समेशन ऑफ dx dy चाहिएगा। ठीक है, फटाफट कैलकुलेट करो। समेशन ऑफ dx कितना आ रहा है, 3, dy 9, 10 -4, 6, 6 -1, 5, 5 -3, 2, 2 -3, -1, -1 + 5, 4, 4 -5, -1, -1 -4, -5। तो इनका 10 कैसे, -10 कैसे आ रहा है, -4, 10, -1, -3, 0, -3, 5, -5, -4, 0। ठीक ही है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस वाला को एक साथ करते हैं, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15 + 4 19। ठीक है, और ये 20, तो -20 ठीक है था ना, नहीं नहीं नहीं, इधर बीच में +5। हाँ तो ये लोग बुक में गलती करके रखा है, तो -dy = कितना होगा, -5। फिर उसके बाद समेशन ऑफ dx² कितना होगा, 57, समेशन ऑफ dy², 20, पक्का।
dx dy का समेशन माइनस 93। माइनस, ठीक है। तो बस अब वैल्यू कैल इसमें पुट करना है। समेशन ऑफ dx dy के जगह क्या पुट करोगे? -93। उसके बाद में समेशन ऑफ dx इंटू डी वाई, 3 क्या हो जाएगा? -5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था? 10। समेशन ऑफ dx स्क्वायर, समेशन ऑफ dx स्क्वायर कितना? 57 माइनस समेशन ऑफ dx का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, 10। समेशन ऑफ dy स्क्वायर कितना था? 201। समेशन ऑफ dy -5, करेक्ट है। तो 5 2 टाइम्स, तो ऊपर ये हो जाएगा -93, और माइनस माइनस +3/2, ठीक है। फिर नीचे क्या हो जाएगा अपने पास? 57 -9/10, 201 -25/10, सही है। तो ये -93 इंटू टू, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, -186 +3/2, और इधर ये 570 -9 डिवाइडेड बाई 10, 2010 -25/10। देखो रूट ओवर टेन को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? 10 आ जाएगा। तो -186 +3 कितना हो जाएगा? -183। ये 10 को ऊपर भेज दो, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 570 -9 कितना हो जाएगा? 563। फिर 2010 -20, 2010 -9 किया ना। क्या क्या? -9 किया ना उसमें 570 में। हाँ, 61 हो गया। ओ सॉरी 561। 561। फिर 2010 -25/10 कितना हो जाएगा? -25 कितना हो जाएगा? ये सारा कैलकुलेशन करो, 19 क्योंकि इसमें इस टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन रहेगा, उपाय नहीं है। 19। 19। देखो कोशिश ये करो, जब अगर एग्जाम में मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा ना कि एज्यूमिन से करना है, तो एज्यूमिन को हाथ ही मत लगाओ। अननेसेसरी एज्यूमिन को हाथ ही मत, नॉर्मल तरीका जो उससे कर लो, ठीक है। तो बस अब इसको कैलकुलेशन करना है। ये 2 से 5 टाइम्स, तो 183, 183 इंटू 5, ये आएगा -915। 561 का स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं, 561, तो ये आएगा 23.68। 1985 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये आएगा 44.55, ठीक है। तो 23.68 इंटू 44.55। देखो हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, बट आप लोग को सारा तरीका पता होना पड़ेगा। समझ में आया ना? लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, बिकॉज स्क्वायर रूट में आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आ सकते। एग्जाम में अगर स्क्वायर रूट में छोड़ के आ गया, मार्क जाएगा फालतू का, ठीक है। 94, तो ये आएगा -0.86। देखो फाइनल आंसर कहीं ना कहीं लोग मैच करवा दिया, बुक वाला। 5 वो लोग 10 लेके भी फाइनल आंसर मैच करवा दिया। देखो अब हम तुम लोगों को एक सजेशन देते हैं ऐसा क्वेश्चंस में। इस टाइप का क्वेश्चन जब आपके पास आ जाए ना, तो आप लोग क्या करना, चेक करो कि अब कितना क्वेश्चंस आपका करना बाकी है। बिकॉज एग्जाम में टाइम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ईगो में लेके क्वेश्चन को लेके मत बैठ जाना कि भाई हम तो कर ही गए। पता चला वो एक ही क्वेश्चन, भले 5 मार्क्स का, लेकिन एक ही क्वेश्चन आपका आधा घंटा लेके बैठ गया, फालतू का आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट पॉसिबल वे क्या है ना, आप लोग एटलीस्ट यहां तक लाके छोड़ो। समझ में आ रहा है? कम से कम यहां तक आप लाके छोड़ दो। उसके बाद में आप दूसरा क्वेश्चन करना शुरू कर दो। एग्जाम में जब लास्ट में आपका समय बच जाएगा, फिर दोबारा इसके पास आ जाओ और कैलकुलेशन कर लो। इससे क्या होगा कि बाई चांस किसी भी वजह से एग्जाम में अगर आपका समय नहीं बचा, यहां तक तो कम से कम किया हुआ है ना।
5 मार्क्स का क्वेश्चन में कम से कम चार तो आपको मिल ही जाएगा। बात समझ में आ रहा? 5 मार्क्स का क्वेश्चन में चार नहीं तो 3.5, 3.5 इतना तो कम से कम मिल जाएगा। बट सोचो कि आप ये लेके बैठा, इसका तो 5 का कंप्लीट कर लिया, उसका भी कोई गारंटी नहीं कि फाइनल आंसर सही भी आ रहा है नहीं आ रहा है, बिकॉज एट द एंड कैलकुलेशन है। और उसके चक्कर में कोई और अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो आपसे फटाफट सॉल्व हो जाता, उसको छोड़ दिया, अननेसेसरी मार्क्स चला जाएगा। तो एग्जाम में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया तो उसमें खो जाना है, थोड़ा सा ब्रेन यूज करना, टाइम को देखते रहना। और ऐसा क्वेश्चन आए तो यहां तक कम से कम ला के छोड़ दो, उसके बाद में आप अपना काम करना चालू कर दो। ठीक है, जब टाइम बचेगा दोबारा इस पर रिटर्न हो जाओ और कर लो। ठीक है। और बेस्ट पॉसिबल हम आपको बताता है कि जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन, आई थिंक एमसीक्यू रहेगा क्या आप लोग का? एमसीक्यू नहीं, वन मार्कर क्वेश्चन आपका। ठीक है, सीबीएसई में एमसीक्यू होता है, आप लोग का वन मार्कर क्वेश्चन जो रहेगा। तो वन मार्कर क्वेश्चन में देख लेना, जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एक एक बार में जब बन रहा है उसको खत्म करते चलो। पहला बार में आ गया खत्म, पहला बार में आ गया खत्म। जो नहीं आ रहा है उसको लेके मत बैठना, जो नहीं आ रहा उसको उस समय मार्क करके छोड़ दो। समझ में आ रहा है? खत्म कहानी, एक एक मार्क्स का सारा क्वेश्चन खत्म। फिर आप लोग सीधा उठा लो 5, 5, 4, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज उनको सॉल्व करना एक्चुअल में बहुत आसान होता है, वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। 5, 5 मार्क्स का सोचो, चार क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सीधा 20 मार्क्स आपका पॉकेट में। 4, 4 मार्क्स का पांच क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अगेन 20 मार्क्स आपका पॉकेट में। कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। 2, 2 मार्क्स का क्वेश्चन में बीच में बाई चांस किसी वजह से अगर अटक गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन में किसी वजह से अटक गया और वहां पे बहुत ज्यादा समय अगर आप वेस्ट कर देते हो, तो आगे जब आप बढ़ोगे आप देखोगे कि यार मेरा 4, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बाकी है, 5, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बाकी है। वो कॉन्फिडेंस डाउन कर देगा। आपको एग्जाम में आ भी रहा होगा आंसर्स, बट स्टिल आप करने की पोजीशन पे नहीं रहोगे, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहां पे गिर जाएगा। ठीक है। तो एग्जाम में भी जब आप बैठते हो, मेक श्योर करो कि स्ट्रेटेजी बना के बैठो, किस तरीके से आपको पेपर लिखना है। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि आपका फाइनल एग्जाम देने से पहले कम से कम 6 से 7 या 10 पेपर पहले कम से कम कर लो, मतलब 10 एग्जाम आपका एग्जाम से पहले हो जाना चाहिए। आपका सिटिंग पावर उतना होना चाहिए। 3 घंटा का पेपर है तो 3 घंटा प्रॉपरली आप पेपर लेके बैठो। जिस तरीके से आप एग्जाम हॉल में बैठोगे उसी तरीके से घर पे भी लेके बैठना है, घर पे लेके बैठो, इंस्टीट्यूट में लेके बैठना है, इंस्टीट्यूट में लेके बैठो। उसी तरीके से आपको अपना सोचो, घड़ी हो गया, पेन हो गया, जो भी चीज चाहिए वो आप लेके बैठो। पूरा 3 घंटा वहां पे समय दो और चेक करो कि एक्चुअल में आपको कितना समय लग रहा है पेपर को कंप्लीट करने में। फर्स्ट पेपर में थोड़ा डिफिकल्टी होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, करते करते जब सोचो 10, 10 पेपर आपका सॉल्व किया हुआ रहेगा, फाइनल एग्जाम में जब आप बैठ रहे हो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली कितना बूस्ट रहेगा। आपको ऐसा रहेगा कि भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला मेरे को पता है, मेरे को सब आता है। आया बात समझ में? एग्जाम में एग्जाम को क्रैक करना, प्रैक्टिकल एग्जाम्स को क्रैक करना है और उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, तो आपको प्रिपरेशंस भी वैसा ही चाहिएगा, आपको एग्जाम्स भी वैसे ही देना पड़ेगा। क्लियर ये चीज? तो यहाँ पे बेसिकली अपना समाप्त हुआ को रिलेशन चैप्टर। ठीक है। अब आप लोग से एक ही चीज है कि थ्योरेटिकल पार्ट कम से कम वो अच्छे से पढ़ो, और जो पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिया हुआ है घर में बैठ के एक एक दो दो एक एक दे दो करके कर लो कंप्लीट। बिकॉज क्वेश्चन सारा एक जैसा है, जो हम लोग करके आए हैं वैसा ही क्वेश्चन है, खाली कैलकुलेशंस वगैरह करना है, तरीका आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है।